Hey everybody, hello and welcome back to Channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. और आज के इस वीडियो में we will be covering all of those important GK GS and Hindi questions. Sorry मैं यहाँ हिंदी ऐड करना भूल गई हूँ. You guys can do that for me, right? यहाँ पे हिंदी और ऐड कर लो. We will be discussing आपके 5th of February 2025 का जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. इसका मतलब आपके 5th फरवरी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स एंड देयर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो गाइस वीडियो को बिल्कुल कहीं भी स्किप मत करना. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज सॉरी नॉट आज कल आपके 5th फरवरी के एसएससी जीडी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं. गाइस फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ चैनल पे देख लो. इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल एंड सेकेंड और थर्ड की आज इस वीडियो में देख लेंगे. वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर पुराने भी हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार कंजूस मत बनो प्लीज. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. जल्दी से जाओ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो. एंड यस गाइस, एज आई वाज टेलिंग यू, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड दोनों ही शिफ्टों को कवर किया गया है, सो यस थोड़े से क्वेश्चंस शफल अप हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, सो बेयर विद दैट. ठीक है. सो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप प्लेड इन 2022. सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु. नेक्स्ट है, वेयर विल द T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल बी हेल्ड. इसको भी वॉच कर लो आप कि ऑलरेडी हो चुका है. सो गाइस जो 2024 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था वो हुआ था आपका केंसिंगटन ओवल जो ब्रिजटन बारबाडोस में है वहां पर. सो बारबाडोस इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट गाइस हिंदी के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं. तो आपको हस्त का विलोम शब्द पूछा गया था. तो गाइस हस्त के विलोम शब्द की बात करें तो वो होता है पद. अगला आपको दही का तत्सम शब्द पूछा गया था कि दही का तत्सम शब्द क्या होता है. सो गाइस वो होता है दधी. नेक्स्ट आपको पारलौकिक शब्द का विलोम शब्द बताना था. तो गाइस पारलौकिक हो गया, उसका विलोम शब्द हो गया लौकिक. नेक्स्ट गाइस नदी के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो आपको नदी के पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे. सो गाइस यहाँ पर हमने काफी पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं नदी के. आपको सारे ही याद कर लेना है क्योंकि जो भी आपको ऑप्शन में दिया जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, आपगा, निम्नगा, पुलंक्षणा, वाहिनी, अपगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, स्त्रोत, स्विनी, जलमाला और नद. तो ये कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो कि हैं नदी के. नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो. तो आपसे ये पूछा गया था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ पर बहती है. सो गाइस बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, सो इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर जो कि फ्लो होती है साउथ वेस्टर्न चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश. तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये अच्छे से याद कर लेना. ठीक है. इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र और लुई इन एसमीज. ठीक है, आसामीज जो लोग हैं आसाम में इसको लुई या फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं. यारलुंग सांगपो इन तिब्बतन और सियांग दिहाग रिवर इन अरुणाचली और जमुना रिवर इसको बोला जाता है बंगाली में. सेम यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर कर बता दिया है वही जो अभी हमने डिस्कस करा कि ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो, यहाँ पे ऐड कर लो, सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, दिहांग रिवर बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में और जमुना रिवर बोलते हैं बांग्लादेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज वाज द पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम यानी कि गरीब कल्याण योजना जो है वे इट केम इन प्लेस. सो गाइस वो 3 महीने के लिए हुआ था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी मखैया इज रिलेटेड टू मछैया
yeah, Machaya. So Rani Machaya is related to which folk dance? So guys, Umthat जो है दैट इज द डांस फॉर्म जिससे वो रिलेटेड है, और मछैया जो है ये 80 साल की यस 80 साल की हैं, एंड उन्होंने फोक डांस कम से कम 60 साल से, उनको पिछले 60 साल से वो ये डांस परफॉर्म कर रही हैं, विच मीन्स शी मस्ट हैव बीन 20 और समथिंग जब उन्होंने ये डांस फॉर्म करना शुरू किया था। और उन्होंने ओवर 10,000 गर्ल्स को ट्रेनिंग भी दी है उमथट डांस फॉर्म की, एंड इसी रीजन से उनको उमथट की रानी भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टाइल इज लाल चंद शर्मा एसोसिएटेड विद? तो गाइज लाल चंद शर्मा जो है, ही वाज अ वेरी फेमस हिंदी पोएट एंड राइटर हु वाज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द जॉनर ऑफ ह्यूमरस, मतलब आप हास्य कथा या फिर हास्य कवि आप कह सकते हैं, मतलब हास्य जो सटायर है वो उनका काफी ज्यादा फेमस था। Okay, next question. When did Peshwa Bajirao Dvitiya sign the Treaty of Basin with the British? So, guys, 31 December 1802 is the correct answer. अगला है पुंग चोलम। या पुंग चोलम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? सो गाइस जो पुंग चोलम है ये मणिपुर का डांस फॉर्म है, सो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। और जो पुंग चोलम है ये एक फोक डांस है मणिपुर का, और पुंग चोलोम जो है इसको चोलोम भी कभी कभी बोलते हैं। और पुंग चोलोम का लिटरली मीनिंग होता है रॉर ऑफ द ड्रम्स, मतलब जो ड्रम बीट होता है उससे जो उसकी आवाज आती है, उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसको पुंग चोलोम का नाम दिया जाता है। एंड इट इज द सोल ऑफ मणिपुरी संकीर्ताना म्यूजिक एंड क्लासिकल मणिपुरी डांस। और इस स्टाइल में जो डांसर्स हैं दे प्ले द पुंग, पुंग यानी कि अ फॉर्म ऑफ हैंड बीटन ड्रम while they dance at the same time, ठीक है, वो ड्रम बीट करते हैं एंड दे डांस एंड परफॉर्म दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, during whose tenure was the nationalization of the iron and steel industry carried out, and under which 5-year plan did it occur? So guys, इंदिरा गांधी के टेन्योर के टाइम पे हुआ था, और उस समय थर्ड 5-year प्लान चल रहा था। सो इंदिरा गांधी एंड थर्ड 5-year प्लान इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question, which state did Irfan Pathan's brother contest the 2024 Lok Sabha elections from? So guys, it is West Bengal. West Bengal आपका correct answer हो जाएगा। जो इरफान पठान है, who is a former all-rounder for India, expressed his elation as his elder brother Yusuf Khan secured a decisive victory in the West Bengal Lok Sabha elections that happened in 2024 from the बहरमपुर कॉन्स्टिट्युएंसी। सो गाइज अगर आपको ऑप्शन में बहरमपुर गिवन है तो बहरमपुर करेक्ट होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द ट्राइनमूल कांग्रेस, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट question, which country's army participated in the Republic Day parade in 2023? So guys, जैसे कि हम जानते हैं हर साल रिपब्लिक डे जब इंडिया में मनाया जाता है तो एवरी ईयर कुछ चीफ गेस्ट होते हैं वहां पे। सो इसी तरह से 2023 की जो परेड हुई थी उसमें जो इजिप्शियन लोग थे वो भी पार्टिसिपेट करे थे परेड में। सो इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। और जो इजिप्शियन आर्मी है इजिप्शियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन इंडिया 74th रिपब्लिक डे परेड इन द प्रेजेंस ऑफ इजिप्शियन प्रेसिडेंट, तो उनके प्रेसिडेंट भी थे जिनका नाम है आब्दुल फत्ताह एल सीसी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। और उनके साथ साथ प्रेसिडेंट जो इंडिया की हैं द्रौपदी मुर्मू वो भी प्रेजेंट थे, एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, एज वी ऑल नो, ही वाज आल्सो प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। ओके, next question, how many times is the Ganga river mentioned in the Rig Veda? So guys, it is mentioned only once, not more than that. और जो ऋग वेदा है it mentions Indus and its tributaries. Basically ऋग वेदा के अंदर आपको जो इंडस रिवर है उसके बारे में देखने मिलेगा, जानने मिलेगा, और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं वो भी उसमें मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिवर सरस्वती है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है ऋग्वेदा के अंदर, और जो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, उनके बारे में सिर्फ एक बार दिया गया है ऋग्वेदा के अंदर, ठीक है।
Okay, next question. Which act was passed for the British East India Company? So, guys, Pitt's India Act 1784 is the correct answer. जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है, it was passed by the British Parliament to correct the defects of the Regulating Act of 1773. ठीक है, तो पहले जो अधिनियम चल रहा था वो था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर उसके जो डिफेक्ट्स थे उसको करेक्ट करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 42 स्टेट? सो गाइस, आर्टिकल 42 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली ये बोलता है that the state shall make provisions for ensuring just and humane conditions of work and maternity relief. अगला है रोजा बिन्नी प्लेस फॉर विच कंट्री? सो गाइस, रोजा बिन्नी जो है वो इंडिया के लिए खेलते हैं, और ये जो रोजा बिन्नी है, ही इज द फर्स्ट एंग्लो इंडियन ऑफ स्कॉटिश ओरिजिन जिसने क्रिकेट खेला है इंडिया के लिए। ठीक है, बात करें उनके बच्चे की, सो उनका जो सन है स्टुअर्ट बिन्नी followed his footsteps only, having played state cricket for Karnataka cricket team and international cricket for the India national cricket team. So yeah, okay, बात करें रोजा बिन्नी की, सो गाइस, रोजा बिन्नी जो है, ही वाज बोर्न ऑन 19th of July 1955 and he was one of India's most efficient all-rounders and the leading wicket taker of the 1983 World Cup जो हुआ था, apart from being the first Anglo-Indian to play for the country. He was also known for pulling off brilliant rescue acts whenever his side was in spot of bother. और जो कार्तिक परिमल हैं, looks back at the career of this stalwart from Karnataka. Okay, next question. Who is the ex officio chairman of the Planning Commission? So, guys, it is the Prime Minister of India. जो Prime Minister of India होता है is the ex officio chairman of the Planning Commission. The Planning Commission was set up on 15th of March 1950 under Article 39 of the Indian Constitution. तो guys, ये चीज भी आपको याद में रखनी है, which is a part of Directive Principle of State Policy, which is DPSP. Okay, next question. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना was started from which date? So guys, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये 24th of February 2019 को शुरू की गई थी, एंड इस योजना को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करें कहाँ पर लॉन्च किया था, तो गाइस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर योजना, हम बताते हैं आपको इसके इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा, और कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसको शॉर्ट में हम पीएम किसान के नाम से जानते हैं, इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर, ठीक है, टू ऑल द एलिजिबल फार्मर फैमिलीज। ये जो अमाउंट है ये डिस्पर्स होता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि 2-2 हजार की हर 4 महीने में दी जाती है, ठीक है, एवरी क्वार्टर। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 1 दिसंबर 2018 में, और इसको फंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, सो गाइस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनहेंस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मर्स एंड इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। Okay, next question. Which is the state with the highest literacy rate in North India according to 2011 census? So guys, it is Himachal Pradesh. Next question. What was the name of Chandragupta Maurya's mother and she belonged to which caste? So guys, बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की मदर की, so guys, उनके नाम था मोरा। द फैक्ट सेज दैट जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो क्षत्रिय शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कास्ट से, तो क्षत्रिय वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मौर्याज हैं विच बिलोंग टू द हिमालयाज रीजन ऑन द इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर, ठीक है। और ये जो मौर्य क्लान है, जो मौर्य चंद्रगुप्ता कहलाती है, और मौर्याज की मदर का नाम जैसे कि अभी बताया वो है मोरा। Okay, next question. Pandit Ramlal Baret, who is a Kathak dancer and belonged to Rajgarh Gharana of Sambhag,
awarded with which award in 2024? So guys, he was given Padma Shri award. एंड इसके अलावा हेयर्स अ लिस्ट वी हैव प्रोवाइडेड जिसमें 2024 के साल में किस किस को पद्म विभूषण से नवाजा गया, वो भी यहाँ नाम शामिल है। प्लीज हैव अ लुक और नाम याद रखना। श्रीमती विजया माला बाली जो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से उन्हें मिला है। श्री कोनी देला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से हैं। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक कार्य के लिए आंध्र प्रदेश में। श्री बंधेश्वर पाठक सामाजिक कार्य के लिए और ये बिहार से हैं। तो ये चारों नाम भी आपको याद रखना है। इन्हें साल 2024 में पद्म विभूषण मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर? तो गाइस कृष्णा नदी के तट पर जो एक डांस फॉर्म होता है विच इज रासलीला। ठीक है, कृष्ण के नाम से जाना जाता है और भगवान कृष्ण वहाँ रहते थे, नाचते थे, काफी अपनी रासलीला करते थे, तो काफी ज्यादा वो जगह उस चीज के लिए फेमस है और रासलीला इसका करेक्ट आंसर होगा। जो रासलीला है, इट वाज द एक्ट वेयर लॉर्ड कृष्णा डांस्ड एंड sang with the gopis on the banks of river Krishna in the Vrindavan region। और ये जो आर्ट है ये जो आर्ट फॉर्म है ये पर्टिकुलरली फेमस है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और इट पोर्ट्रेज द लाइफ टेल्स ऑफ कृष्णा रेंजिंग फ्रॉम उनके चाइल्डहुड से लेके जब तक वो बड़े हुए थे तब तक। Okay, next question. When is the Ran Utsav of Kutch celebrated? So guys, it is celebrated. सबसे पहले तो रण उत्सव की बात करें तो एक यूनिक फेस्टिवल है गुजरात का, गुजरात इंडिया का, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द चिली मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी, विच मींस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने रण उत्सव चलता है कच्छ में। ठीक है, when the great run of Kutch transforms into a captivating scene. Yes. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ? तो गाइस स्नेल्स लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। स्नेल्स लॉ को हम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं और ये बेसिकली एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है किसका, वेव और ऑप्टिक्स का, जो कि डिस्क्राइब करता है कि लाइट बेंड कैसे होती है या फिर रिफ्रैक्ट कैसे होती है। बेंड एज एन किसी चीज पे टकरा के वापस अगर वो वहां से जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है, एज इट passes from one medium into another with a different refractive index, वो बताता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, what is the length of the hockey field? So guys, it is 100 yard यानी कि 91.4 meters। एक ट्रेडिशनल हॉकी पिच जो होता है उसका मेजरमेंट जो होता है वो 100 यार्ड का होता है, विच इज जस्ट अभी जो बताया 91.4 मीटर्स लेंथ में होता है। और अगर हम विड्थ की बात करें तो वो 60 यार्ड्स होता है, 55 मीटर्स जिसे हम बोलेंगे विड्थ जो इन मीटर्स है। और ये जो स्टैंडर्ड साइज होता है इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन गेम प्ले अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। और जो गोल होता है इन फील्ड हॉकी में इट स्टैंड 7 फीट टॉल, जिसको अगर हम मीटर्स में बात करें तो 2.14 मीटर्स होगा। और अगर उसके विड्थ की बात करें तो 12 फीट और यानी कि 3.66 मीटर्स होगा। सो दिस इज अबाउट द हॉकी फील्ड। ओके, next step, which state has the highest difference between the male and the female literacy rate according to 2011 census survey? So guys, it is Rajasthan, जिसकी अगर अपन 2011 की जनगणना की कुछ दरें यानी कि परसेंटेज देखें तो तब मेल लिटरेसी रेट रहा था 79.19%, फीमेल लिटरेसी रेट रहा था 52.12%। और यस, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डिफरेंस जो राजस्थान था it stood at the state that has the highest difference between the male and the female literacy rate. Next question, timeout is related to which game? So guys, timeout is basically used in cricket also and it is used in basketball also. तो आपको जो भी ऑप्शन में गिवन होगा that would be the correct answer. Okay, next question, when was the first 5 year plan started? So guys, 5 year plan से related बहुत ज़्यादा questions आ रहे हैं, ठीक है, हर shift में पूछे जा रहे हैं, तो I just thought of telling you सारे ही 5 year plans के बारे में जो कि इंडिया में रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कराई है हमने, लिस्ट ऑफ 5 year plans इन इंडिया। सो सबसे पहले तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 year प्लान स्टार्ट? तो गाइज वो हुआ था 1951 को। ठीक है, नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट एंड कवरिंग द 5 year प्लान्स।
किस साल हुए थे, उनका असेसमेंट और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, जो कि 1951 से 1956 तक हुआ था, उसमें कुछ ऐसे टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कम अचीव हो पाए थे, ठीक है। जो सोचा था वो नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट भी था तो इट इज़ ओके, ठीक है। एक जो with the active role of the state in all economic sectors, 5 Indian Institute of Technology वर स्टार्टेड, ठीक है। कम से कम 5 IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट करे गए थे एज अ मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, दिस थिंग। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, rapid agriculture development to achieve food self-sufficiency in the shortest possible time and control inflation also. Okay, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, जो कि 1956 से 61 तक चला था, उसमें असेसमेंट देख लो, इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फुल्ली, ठीक है। फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अपने पास इतना पैसा नहीं था। टारगेट्स हैड टू बी प्रून्ड, येट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो थे और 5 स्टील मिल्स जो थी, जो कि भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में स्टैब्लिश करी गई थी, तो इट वाज नॉट बैड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पे ये डिपेंड करता है, इस पे अडॉप्ट करवाया गया था, ठीक है। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका ऑब्जेक्टिव रहा था। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो, जो कि 1961 से 1966 तक चला था, विद एन ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश अ ग्रेट सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। लेकिन असेसमेंट देखें तो हुआ क्या था, फेल्योर मिला था, वॉर आ गए थे, सूखा पड़ गया था, येट पंचायत इलेक्शंस जो हुए थे वो शुरू हुए थे, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो थे वो शुरू हो गए थे इस 5 ईयर प्लान के बाद। ओके, नेक्स्ट प्लान हॉलीडेज आ गए थे, बिकॉज एज आई जस्ट टोल्ड यू वॉर आ गया था, ठीक है। तो एनुअल प्लान्स आ गए थे, जिसमें 1966 टू 1969 तक चला था, विच वाज योर नेक्स्ट प्लान। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो क्राइसिस हुआ है एग्रीकल्चर में और जो सीरियस फूड शॉर्टेज आई है उसको देखा जाए, परखा जाए, उसमें क्या करना है वो चीज करी जाए। एक नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी गई थी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए थे, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई थी। ओके, फोर्थ 5 ईयर प्लान देख लो। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1969 से 1974 तक चला था, जिसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाओ टारगेट रखा गया था 5.5% का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, हाँ भाई, इतना हम इतना नहीं तो पर कुछ तो अचीव कर पाए थे, ठीक है। 5.5 का रखा था, 3.5 मिला था, ठीक है। बट यस, इन्फ्लेशन घटा तो नहीं पाए थे, पर ज्यादा बढ़ने भी नहीं दिया। जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसने 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज करा था, एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था इंडिया में उसको भी। अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 1974 से 1979 तक चला था, जिसका ऑब्जेक्टिव रहा था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। हुआ क्या था, हाई इन्फ्लेशन हो गया था, ठीक है। और जो जनता गवर्नमेंट थी उसने इसको टर्मिनेट कर दिया था, इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान को पूरा नहीं होने दिया था, इसको बीच में टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो जो बीजेपी थी उसने उसको टर्मिनेट करा, येट जो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम था वो सबसे पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अगला 6 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 से 1985 तक चला, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। उसमें ग्रोथ रेट जो थी वो 5.5% मिल गई थी, फैमिली प्लानिंग भी एक्सपेंड हो गई थी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। सेवेंथ 5 ईयर प्लान देख लेते हैं, 1985 से 1990 तक चला था, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था, इट वाज टू एम्फसाइज ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट वुड एक्सेलरेट द ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए। लेकिन हुआ क्या था, ग्रोथ रेट 6% की ही मिली थी, और ये जो प्लान था इट प्रूव्ड सक्सेसफुली इन स्पाइट ऑफ सीवियर ड्राउट कंडीशंस फॉर द फर्स्ट 3 years कंसेक्यूटिवली। जो प्लान था इसने जवाहर रोजगार योजना जैसे प्रोग्राम लेके आया। अगला है एनुअल प्लान्स, जो कि 1989 से 1990
चले थे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोई एज सच ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन दैट हैपेंड इन इंडिया. नेक्स्ट 8 5 ईयर प्लान देख लो. 1992 से 1997 तक चला था, जिसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 6.78% की मिल गई थी, जो कि टारगेट जो थी वो 5.6 ही रखी गई थी. तो इट वाज एन अचीवमेंट. एंड यस, इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एक्चुअल में हुआ था. ठीक है. एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हम देखेंगे. ठीक है. एंड ट्रेड को भी इम्प्रूव करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान. ओके, जो कि 1997 से 2002 तक चला था. एंड इट अचीव्ड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 5.4%, जो कि सेट करी गई थी 6.5%. ठीक है. अगला 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से 2007 तक चला था, जिसमें 8% जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया था. एंड इट वाज सक्सेसफुल, जो कि पॉवर्टी रेशियो को कम करा था 5% से, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया था 25% से, लिटरेसी रेट को भी 75% बढ़ाया था, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी 8% से ज्यादा थी. नेक्स्ट गाइस, 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक जो चला था, जिसमें इंडिया ने रिकॉर्ड करा था एवरेज एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 8%, विच वाज ह्यूज एट द टाइम. ठीक है, टारगेट से ज्यादा था. और ऑब्जेक्टिव यही रखे गए थे कि जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में, वो 4 10 और 9% के साथ बढ़ानी है. और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सबको देना है 2009 तक. ओके, नेक्स्ट है 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक चला था, और उसकी ग्रोथ रेट टारगेट जो थी वो 8% आई थी, जो कि आई थिंक एक्सपेक्ट करी गई थी समवेयर देयर बिटवीन 4 to 10, आई थिंक. ओके, या. और जो टारगेट था ऑफ एडिंग ओवर 88,000 एमडब्ल्यू ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी. ओके, दैट वाज अबाउट द 5 ईयर प्लान्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट पोजीशन वाज द्रौपदी मुर्मू होल्डिंग बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट नो कि द्रौपदी मुर्मू, वेयर डिड शी कम फ्रॉम, हु वाज शी. अब तो भाई, नाउ दैट शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एवरीबॉडी इज लाइक लुकिंग फॉर हर, सर्चिंग फॉर हर, बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर इट नाउ, नोबडी न्यू इट अर्लियर. तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है दैट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू वाज द गवर्नर ऑफ झारखंड. ठीक है. और उन्होंने ओथ ली थी एज द गवर्नर ऑफ झारखंड ऑन 18 मई 2015, और वो बन गई थी फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ झारखंड. वो फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर थी ओडिशा से, जो कि अपॉइंट की गई थी एज द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट. ठीक है. That's it guys, those were the very important जीके जीएस एंड हिंदी क्वेश्चंस, जो कि आपको 5 फरवरी के सेकंड और थर्ड के शिफ्ट में पूछे गए थे. एसएससी जीडी का आपका जो एग्जाम हुआ था. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव. इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल इन्फो आइलैंड. आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.